हेलो एवरीवन, सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को ख़त्म कर लिया था और जो भी फैक्ट आपके जो छूट गए हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी चीज़ें और छूट गई हैं उनको भी मैं आपको कराऊंगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे उन सारे फैक्ट को हम देखेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हम पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हमने ख़त्म कर लिया था। देखो, जब भी प्रधानमंत्री की बात आती है, ठीक है ना, हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है ना। याद रखना आप, जो शासन प्रणालियाँ होती हैं वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ठीक है ना, वो अमेरिका में है, जहाँ पर राष्ट्रपति क्या होता है, सर्वोच्च होता है, मतलब एक्चुअल पावर राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है ना। एक होती है संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन और भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। एक होती है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, वो शासन प्रणाली कहाँ पे, श्रीलंका में। क्योंकि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक प्रमुख होता है, मतलब देश का सबसे पावरफुल इंसान जिसको बोलेंगे, वो है प्रधानमंत्री। वास्तविक जो शक्तियाँ हैं सरकार की, वो किसके पास है, वो प्रधानमंत्री के पास में, ठीक है। और जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे देश में, वो केवल क्या है, संवैधानिक प्रमुख है। उनका यूज एक रबर स्टैम्प की तरह किया जाता है, समझ रहे आप, एक सील की तरह उनको यूज किया जाता है। उनके नाम से सारे कार्य होते हैं, ठीक है ना। हमारा जैसे प्रेजेंट में हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। अब यदि हमारा देश किसी देश से संधि या समझौता करता है तो ठीक है ना, तो उसमें नाम किसका आएगा, द्रौपदी मुर्मू जी का आएगा। नाम से मतलब जो भी आवश्यक साइन वगैरह हैं वो कौन करेंगी, द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से वो सब चीज़ें होंगी, ठीक है ना, संधि समझौता होगा। लेकिन एक्चुअलिटी में द्रौपदी मुर्मू जो हैं, जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, वो नहीं कर रही। वो कौन कर रहा है, वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कर रही है, ठीक है ना। तो हमारे देश में राष्ट्रपति का पद इस प्रकार से बनाया गया है कि वो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री की सलाह माननी पड़ेगी। आ रही बात समझ में आपको, प्रधानमंत्री की सलाह माननी पड़ेगी और प्रधानमंत्री की सलाह, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही वो कार्य करता है, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को। तो देखो, सैद्धांतिक रूप से समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जबकि वास्तव में सभी शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी पहले भी। फिर देखो अनुच्छेद 74, फिर देखो अनुच्छेद 74 क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 74 के अनुसार, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों के प्रयोग में सहयोग एवं परामर्श देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उनकी सलाह के अनुरूप कार्य करेगा, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 74 में किया गया। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों के प्रयोग में सहयोग एवं परामर्श देने हेतु क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। जनरली क्या होता है, जब हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना, जिसमें कई सारे दल खड़े होते हैं, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो जिस दल का क्या होता है, सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा सीटें जिस दल की होती हैं, उस दल के नेता को क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, कौन, राष्ट्रपति। आ रही बात समझ में। फिर देखो, किंतु 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेज सकता है, परंतु ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। आ रही बात समझ में। ये चीज़ मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी। ये जो संविधान संशोधन अधिनियम 44 का जो ये वाला प्रावधान है, ठीक है ना, राष्ट्रपति वाला, उसमें ये है कि 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें क्या किया गया कि राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि आपके पास कोई अधिनियम आता है तो आपको सीधे उस पर सहमति देनी है। फिर जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 हुआ, उसमें क्या हुआ कि जब राष्ट्रपति के पास कोई अधिनियम आता है, मतलब कोई विधेयक आता है जिस पर उसको साइन करना है, तो वो क्या कर सकता है, उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए, यदि उसको लगता है कुछ उसमें गलत, तो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सरकार के पास भेज सकता है। फिर यदि सरकार उस विधेयक को पुनः भेज दी राष्ट्रपति के पास में, ठीक ना, सरकार चाहे तो राष्ट्रपति ने जो बोला है उसमें संशोधन कर दे, और यदि ना भी करे, जो अगर तो दोबारा भेज दे, तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, उस पर साइन करने पड़ेंगे, ठीक है ना, उस पर अपनी सहमति देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी, ठीक है। फिर देखो, पीएम एवं मंत्रिपरिषद हेतु, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हेतु योग्यता क्या है। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं, योग्यता क्या है। तो देखो,
राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य अथवा 6 माह के भीतर इनमें से किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले। आर्टिकल 75(5), ठीक है ना। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए क्या आवश्यक है? आवश्यक है कि वह लोकसभा नहीं तो राज्यसभा दोनों में से किसी एक का सदस्य हो, और यदि वह सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर क्या कर ले, सदस्यता प्राप्त कर ले। ठीक है, आपने कई बार देखा हुआ, कई जेई जे जो नियम है ये लागू होता है काय पे, जेई सीएम के ऊपर लागू होता है, ठीक है ना। राज्य की मंत्रिपरिषद पर लागू होता है, ठीक है ना। तो कई ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो जब जिनके नाम की घोषणा की गई वो किसी भी सदन के क्या नहीं थे, सदस्य नहीं थे, ठीक है ना। लोकसभा चुनाव हो गया, उसके बाद उनकी घोषणा की गई, तो क्या होता है कि 6 महीने के भीतर भीतर सदस्यता लेनी पड़ती, समझ रहे। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे लोकसभा चुनाव हो गए, ठीक है ना, उसके बाद में कोई कैंडिडेट है, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, मतलब उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया, तो वो शपथ ले लेगा। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा क्या करना पड़ेगा, उसकी सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो लोकसभा के ऐसे चुनाव हो गए तो कोई इंसान क्या करता है कि लोकसभा की सीट खाली करता है, ठीक है ना। फिर लोकसभा की सीट वो खाली करेगा, उन्हीं की पार्टी का कोई सदस्य होगा, तो उस सीट पर क्या होगा, उपचुनाव होंगे, उस उपचुनाव में वो खड़े हो सकते हैं। या दूसरा रास्ता ये है कि राज्यसभा के थ्रू, ठीक है ना, तो राज्यसभा का सदस्य उनको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है, तो ये क्या कायम है, आर्टिकल 75(5) में ये चीज़। फिर देखो पदावधि, ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सामान्यतः 5 वर्ष होती है, ठीक है ना। 5 वर्ष के उपरांत क्या होते हैं, चुनाव होने लगते हैं, परंतु उनका कार्यकाल क्या होता है, बहुमत पर निर्भर होता है, ठीक है ना। जब तक सदन में उनका बहुमत है, ठीक है, उनके साइड ज़्यादा मेंबर हैं, जब तक क्या है, सरकार बनी हुई है, समझ रहे आप बात को। बहुमत खो देने पर या अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर पीएम को क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र समझा जाता है, यही सामूहिक उत्तरदायित्व है, 75(3). समझ रहे आप बात को। एक प्रस्ताव होता है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है ना, विपक्ष लाता है अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ। जब कभी वो सरकारी किसी काम से क्या हो, ना खुश हो, तो वो क्या करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। यदि अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, समझ रहे आप, तो फिर क्या होता है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, या प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देंगे तो सरकार गिर आएगी। आ रही बात समझ में। फिर देखो, प्रधानमंत्री का त्यागपत्र संपूर्ण मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र समझा जाता है, ठीक है ना, यही सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात किस में की गई है, आर्टिकल 75(3) में की गई है, ठीक है। समझ रहे आप बात को, याद रखना, हमेशा कभी भी पूछे कि सामूहिक उत्तरदायित्व की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात की गई है आर्टिकल 75(3) में। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद जो है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों क्या होते हैं, वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, इसको बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का कौन सा आर्टिकल है, उस आर्टिकल को आपको याद रख करके रखना है, ये 75(3) उसका आर्टिकल है, ठीक है। फिर देखो आगे, चौधरी चरण सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल एवं अटल बिहारी वाजपेयी को अविश्वास प्रस्ताव के कारण त्यागपत्र देना पड़ा था, ठीक ना। ये कुछ प्रधानमंत्री हैं जिनको क्या करना पड़ा था, अविश्वास प्रस्ताव के कारण क्या करना पड़ा था, त्यागपत्र देना पड़ा था। फिर हम देखते हैं नियुक्ति। तो नियुक्ति कौन करता है, देखो राष्ट्रपति पीएम की क्या करता है, नियुक्ति करता है, आर्टिकल 75(1) के अनुसार, ठीक है। ये सब याद रखना, आर्टिकल सारे याद रखना। एवं उसकी सलाह पर क्या करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उन्हें विभागों का आवंटन करता है, ठीक है। जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं तो जिस पार्टी की सीटें सबसे ज़्यादा होती हैं उस पार्टी के, ठीक है ना, उस पार्टी के किसी सदस्य को क्या होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, कौन, राष्ट्रपति, ठीक है ना। वो पार्टी डिसाइड करती है, जिस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो पार्टी डिसाइड करेगी कि उन प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसी पार्टी का वो सदस्य होगा। और ज़रूरी नहीं है वो लोकसभा और राज्यसभा क्या हो, सदस्य हो प्रधानमंत्री बनते समय, ठीक ना, पीएम बनते समय वो सदस्य हो, लेकिन 6 महीने के भीतर भीतर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में। 6 महीने के भीतर, जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री उसको नियुक्त किया जाए जब तो वो सदस्य हो लोकसभा या राज्यसभा का, उसने चुनाव लड़ा हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन 6 महीने के भीतर भीतर उसको लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का क्या होना पड़ेगा, सदस्य होना पड़ेगा, समझ रहे। तो प्रधानमंत्री जो व्यक्ति नियुक्त होगा वो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। मंत्री जो व्यक्ति नियुक्त होता है वो भी लोकसभा का सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, ठीक है। तो वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर जब प्रधानमंत्री एक बार नियुक्त होगा तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं,
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं तथा उन्हें क्या करते हैं, विभागों का आवंटन करते हैं। आगे बात समझ में। फिर देखो उत्तरदायित्व। तो प्रत्येक मंत्री का, ठीक है ना, प्रत्येक मंत्री का व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति कहने के लिए, ठीक है ना, एक्चुअल रूप में पीएम के प्रति क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। समझ रहे आप, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व इसको बोलते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात किस आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 75(2) में की गई है, याद रखना ये चीज़। ठीक है ना, तो प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है प्रधानमंत्री के प्रति। समझ रहे आप। फिर देखो सामूहिक उत्तरदायित्व। तो मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ठीक है ना, आर्टिकल 75(3). तो दोनों आर्टिकल आप याद रखना है, व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व के। ठीक है, फिर देखो शपथ। तो इनको शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को। ठीक है, तो देखो प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष 2 शपथ ग्रहण करता है, आर्टिकल 75(4) के तहत। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सफल शपथ जो है वो किस आर्टिकल के तहत है, वो आर्टिकल 75(4) के तहत है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। तो क्या होता है, प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष 2 शपथ ग्रहण करता है, पहली कौन सी, पद की, दूसरी गोपनीयता की। ठीक है, फिर देखो संख्या। तो देखो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या पीएम सहित लोकसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं होगी। समझ रहे आप बात को। तो क्या है, 91वां जो संविधान संशोधन किया गया था, सीए लिखा है, सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब संवैधानिक संशोधन। तो 91वां जो संवैधानिक संशोधन था 2003 का, उसके अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या पीएम सहित लोकसभा की कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं होगी। समझ रहा, लोकसभा की जितनी सीटें हैं उसका 15% क्या हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, या मंत्रिपरिषद की संख्या हो सकती है। ठीक है, मंत्रिपरिषद बड़ी चीज़ होती है, एक होता है मंत्रिमंडल। ठीक है ना, उसमें आगे के लेक्चर में मैं आपको दोनों में अंतर बताऊंगा, मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रिमंडल क्या होता है। ठीक है, फिर देखो संरचना। अब मंत्री कितने प्रकार के होते हैं उनकी बात करते हैं हम। ठीक है ना, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। उपरोक्त तीनों के बीच पदक्रम, वेतन, राजनीतिक महत्व के आधार पर अंतर होता है। ठीक है ना, तो देखो पहला होते हैं कैबिनेट मंत्री, ये मंत्री होते हैं मेन मंत्री। ठीक है ना, कैबिनेट मंत्री ही मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। समझ रहे आप, एक होता है मंत्रिमंडल, एक होता है मंत्रिपरिषद। ठीक है, अब देखो कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री अपने विभागों जैसे गृह, रक्षा, विदेश आदि के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं एवं विभाग संबंधी निर्णय स्वयं लेते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को ही मंत्रिमंडल या कैबिनेट की प्रत्येक बैठक में शामिल होने का क्या होता है, अधिकार होता है। समझ रहे आप बात को। तो कैबिनेट मिनिस्टर क्या है, प्रमुख मिनिस्टर हैं। इनके पास में क्या होते हैं, कुछ प्रमुख विभाग होते हैं, जैसे गृह विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया, विदेशी विभाग हो गया। ठीक है ना, विदेश मंत्री हो गए, जैसे हमारे विदेश मंत्री अभी एस जयशंकर हैं। ठीक है ना, गृह मंत्री कौन है, अमित शाह हैं। समझ रहे आप बात को। तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कुछ प्रमुख मंत्री होते हैं। ठीक है, और कैबिनेट को ही हिंदी में बोलते हैं मंत्रिमंडल। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, कम होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, लेकिन वो क्या होते हैं, प्रमुख मंत्री होते हैं, वो अपने विभाग से संबंधित निर्णय स्वयं लेते हैं। समझ रहे, और पीएम के साथ में चाहे जब उनकी बैठक होती है, मतलब हमेशा कैबिनेट की बैठक होती है। आ रही बात समझ में। फिर देखो राज्य मंत्री। राज्य मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री यह मंत्रिमंडल स्तर के नीचे के मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडलीय स्तर मतलब कैबिनेट मंत्री। ठीक है ना, ये कैबिनेट मंत्री लिखा ना, तो कैबिनेट मंत्री के स्तर के नीचे के मंत्री होते हैं कौन, राज्य मंत्री। राज्य मंत्रियों को विभागों का स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट मंत्रियों के साथ सहयोगी बनाया जाता है। ठीक है ना, आपने कभी किसी मंत्री की गाड़ी देखी हो, और यदि वो राज्य मंत्री है तो उसमें लिखा रहता है राज्य मंत्री। ठीक है ना, स्वतंत्र प्रभार, मतलब उसको स्वतंत्र प्रभार है। ठीक है ना, और कई जगह केवल राज्य मंत्री अकेला लिखा रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी है कि इनको क्या होता है, इनको विभागों का स्वतंत्र प्रभार या कैबिनेट मंत्रियों के साथ सहयोगी बनाया जाता है, किनको, राज्य मंत्रियों को। समझ रहे आप। फिर देखो स्वतंत्र प्रभार के मामले में वे अपने मंत्रालय के कार्य कैबिनेट मंत्री की भांति पूरी शक्ति व स्वतंत्रता से करते हैं। जब उनको स्वतंत्र प्रभार मिला होता है राज्य मंत्री को, तो वो कैबिनेट मंत्री की तरह ही काम करते हैं। लेकिन कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री में अंतर क्या होता है, जो कैबिनेट है, ठीक है ना, कैबिनेट की जब बैठक होती है तो कैबिनेट की बैठक में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, राज्य मंत्री शामिल नहीं होते। ठीक है ना, राज्य मंत्री मंत्रिपरिषद का हिस्सा है लेकिन मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है। हमारी भाषा में अभी आगे आगे क्लियर हो जानी चाहिए। फिर देखो एक अगले मंत्री होते हैं, उनको बोलते हैं उपमंत्री। ठीक है, तो उपमंत्री यह तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं।
उप मंत्रियों को कैबिनेट अथवा राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। यह कैबिनेट या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के नीचे कार्य करते हैं। तो उप मंत्री क्या होते हैं? उप मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं उनके नीचे काम करते हैं, ठीक है ना। उनको सहायता करते हैं कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों को। कौन? उप मंत्री। उनको प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता करते हैं, ठीक। कौन? उप मंत्री। किसको? कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों को, तो वो होते हैं उप मंत्री। फिर देखो एक नोट लिखा हुआ है, तो नोट देखते हैं। मंत्रियों की एक और श्रेणी है जिसे संसदीय सचिव कहा जाता है, ठीक है ना। तो मंत्रियों की क्या है? एक और श्रेणी है जिसको क्या बोलते हैं? संसदीय सचिव कहा जाता है। इनके पास कोई विभाग नहीं होता। यह वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त होते हैं। तो क्या है? मंत्रियों की क्या है? एक और श्रेणी होती है, इसको क्या बोलते हैं? संसदीय सचिव बोलते हैं, ठीक है। इनके पास क्या होता है? कोई विभाग नहीं होता है, और यह वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके संसदीय कार्यों में सहायता के लिए क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। तो एक होते हैं संसदीय सचिव, ठीक है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। तो मंत्री जो हैं आपके 3 प्रकार के मंत्री हैं, ठीक है। एक हो गया कैबिनेट मंत्री, एक हो गया राज्य मंत्री, एक हो गया उप मंत्री, एक होते हैं संसदीय सचिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये मंत्री खत्म हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में हम कुछ फैक्ट पढ़ रहे हैं, तो ठीक है। तो पहला फैक्ट देखो क्या है कि यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है ना। तो लोकसभा क्या करती है कि यदि किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाती है, ठीक है ना। और अब लोकसभा में जो विपक्ष के सदस्य हैं वो क्या करते हैं? किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, ठीक है। वो पास हो जाता है। या फिर किसी मंत्री के कोई विभाग है, ठीक है ना, जैसे कोई रक्षा विभाग है, रक्षा विभाग से संबंधित कोई विधेयक आता है संसद में पारित होने के लिए, और यदि वह विधेयक रद्द हो जाता है तो समस्त मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे। फिर देख लो प्रधानमंत्री कुछ कार्य एवं शक्तियाँ देख लो, ठीक है ना। यह प्रधानमंत्री की उसी को बोलेंगे भूमिका, ठीक है ना, उसी को बोलेंगे प्रधानमंत्री के कार्य, उसी को बोलेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। तो देखो प्रधानमंत्री के कार्य क्या है या शक्तियाँ क्या हैं। तो देखो राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री की, ठीक है ना, देख रहा हूँ। राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री के कार्य या शक्ति या भूमिका देख रहा है, ठीक है। तो देखो प्रधानमंत्री, पीएम लिख दिया मैंने शॉर्ट में प्रधानमंत्री को। पीएम राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच क्या करता है? संवाद की भूमिका निभाता है, ठीक है ना। जैसे, ठीक है, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी एवं विधान विषयक निर्माण संबंधी जानकारी मांगे जाने पर राष्ट्रपति को देना। आर्टिकल 78, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है ना। आर्टिकल 78 के तहत क्या होता है? वो राष्ट्रपति को जानकारी देता है, ठीक है ना। किसकी? सरकार की जानकारी देता है, सरकार की प्रशासन संबंधी और विधान विषयक जानकारी देता है वो, ठीक है। फिर देखो अगला, प्रधानमंत्री अथवा मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को राष्ट्रपति द्वारा कहे जाने पर मंत्रिपरिषद के सामने विचार के लिए प्रस्तुत करना, ठीक है। यदि प्रधानमंत्री ने कोई निर्णय लिया है अथवा किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है, ठीक है ना, यदि राष्ट्रपति कहता है उनसे तो वह मंत्रिपरिषद के सामने क्या करते हैं? विचार के लिए प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? प्रधानमंत्री के हम कार्य पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के कार्य बोल लो, चाहे शक्तियाँ बोल लो, चाहे प्रधानमंत्री की भूमिका बोल लो। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है ना। आर्टिकल 78 याद रखना। आर्टिकल 78 के तहत क्या होता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जानकारी देता है। काय की जानकारी देता है? तो देखो संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक निर्माण संबंधी जानकारी देता है। समझ रहे आप बात को? फिर देखो मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कार्य या क्या भूमिका है, ठीक है ना, या क्या शक्तियाँ। देखो मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन या फेरबदल, किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति को करना, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति क्या करते हैं? आवंटित करते हैं विभाग। राष्ट्रपति नहीं करते, एक्चुअल में करता कौन है? प्रधानमंत्री करता है, ठीक है ना। मतलब विभाग देना, किसी मंत्री को कोई प्रभार देना, किसी को रक्षा मंत्री बना देना, किसी को गृह मंत्री बना देना, किसी को गृह विभाग दे देना, किसी को रक्षा विभाग दे देना, आदि बात में। तो देखो मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन या फेरबदल, किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश करना, किससे? राष्ट्रपति से। ये सब कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। फिर देखो अगला, किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त करने की सिफारिश करना, ठीक है ना। तो किसी मंत्री को त्यागपत्र देने की के लिए कहना,
ठीक है ना, या राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त करने की क्या करना, सिफारिश करना। तो वो किसी भी मंत्री से त्यागपत्र ले सकता है, कौन, प्रधानमंत्री। साथ ही साथ वह राष्ट्रपति को क्या कर सकता है, सुझाव दे सकता है किसी भी मंत्री को क्या करने की, बर्खास्त करने की। आ रही बात समझ में। फिर देखो अगला, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता तथा उनके निर्णयों को प्रभावित करना। ठीक है ना, जब मंत्रिपरिषद जब भी बैठती है तो उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। और साथ ही साथ वह अपने निर्णयों से क्या करता है, उनके निर्णयों को प्रभावित करता है। समझ रहे आप बात को। फिर देखो अगला क्या है, कार्य प्रधानमंत्री का, स्वयं के त्यागपत्र द्वारा मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देना। ठीक है ना, स्वयं यदि त्यागपत्र दे दे प्रधानमंत्री तो मंत्रिपरिषद क्या होती है, बर्खास्त हो जाती है। तो ये सब हम पढ़ रहे हैं क्या प्रधानमंत्री के कार्य या शक्ति या भूमिका पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने देख ली राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या कार्य या क्या भूमिका है प्रधानमंत्री की, फिर हमने देख ली मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या कार्य या क्या भूमिका है प्रधानमंत्री की। ठीक है ना, फिर हम देखते हैं संसद के संबंध में क्या कार्य है प्रधानमंत्री के या क्या भूमिका है प्रधानमंत्री की। तो संसद के संबंध में देखते हैं हम भूमिका प्रधानमंत्री की। ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या होता है, लोकसभा का नेता होता है। ठीक है ना, अतः इस संबंध में वह निम्न शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री। फिर देखो, संसद सत्र को आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी सलाह राष्ट्रपति को देना। ठीक है ना, संसद के सत्र को आहूत करने या संसद के सत्र का सत्रावसान करने की सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। करते कौन है, संसद के सत्र को आहूत राष्ट्रपति, सत्रावसान कौन करते हैं, राष्ट्रपति, लेकिन उनको सलाह कौन देता है, प्रधानमंत्री देता है। ठीक है, तो संसद के संबंध में हम भूमिका पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री की, या संसद के संबंध में कार्य शक्ति पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री। फिर देखो अगला, राष्ट्रपति से किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश करना। ठीक है ना, अपना त्यागपत्र दे सकता है, कभी भी त्यागपत्र दे देगा प्रधानमंत्री तो क्या होगा, सरकार बर्खास्त हो जाएगी। ठीक है ना, लोकसभा विघटित हो जाएगी। ठीक है, फिर देखो, संसद में सरकार की नीतियों की घोषणा करना। ठीक है ना, संसद में सरकार की नीतियों की घोषणा कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ठीक है ना, कई सारे लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जो होते हैं वो सरकार के क्या होते हैं, मुख्य वक्ता होते हैं, या प्रधानमंत्री सरकार का क्या होता है, प्रमुख होता है। तो उनका भाषण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, जब भी प्रधानमंत्री बोलते हैं, ठीक है, तो उस भाषण की क्या होती है, महत्व बहुत होता है। ठीक है, तो ये सब क्या थे, उनके कार्य या भूमिका थी। फिर देखो कुछ अन्य कार्यों को हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री के। ठीक है, अन्य कार्य या भूमिका है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री। तो देखो, पीएम की उपरोक्त भूमिकाओं के साथ साथ अन्य भूमिकाएं भी हैं, जैसे राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देना। ठीक है ना, जो विदेश नीति होती है हमारे देश की, मतलब किसी देश, हमारे देश के किसी देश से संबंध, ठीक है ना, कैसे हमें डील करना है दुनिया के और देशों के साथ में, उसको बोलते विदेश नीति। तो राष्ट्रीय विदेश नीति को कौन मूर्त रूप देता है, प्रधानमंत्री देते हैं। ठीक है ना, विदेश मंत्री भी होते हैं, साथ साथ प्रधानमंत्री भी होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ऑफिशियल विजिट पर जाते हैं कई देशों की, तो क्या करते हैं, विदेश नीति को क्या करते हैं, मूर्त रूप देते हैं वो। फिर देखो, केंद्र सरकार का सर्वोच्च प्रवक्ता होना। ठीक है ना, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, केंद्र सरकार के सर्वोच्च प्रवक्ता होते हैं। समझ आप। फिर देखो, सेनाओं के जो राजनीतिक प्रमुख होते हैं उनको, वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं एक्चुअलिटी में। समझ आप बात को। आपने पढ़ा होगा संवैधानिक प्रमुख, मतलब सर्वोच्च सैन्य कमांडर कौन है, राष्ट्रपति है। लेकिन राष्ट्रपति स्वयं कुछ करते ही नहीं है हमारे देश में। ठीक है ना, राष्ट्रपति को किसकी सलाह पर काम करते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। तो वास्तविक रूप से राजनीतिक प्रमुख कौन हुआ सेनाओं का, वो हुआ प्रधानमंत्री। जब भी हमें पाकिस्तान पर आक्रमण करना है या हमें चाइना से लड़ाई करनी है, तो ऑर्डर कहाँ से आएगा सेना को, पीएमओ से आएगा। पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। आ रही बात समझ में। फिर देखो, नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा निवारण प्राधिकरण आदि का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ये पॉइंट आप याद रखना, अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है ना, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, आयोग में आपने पढ़ लिया होगा। राष्ट्रीय एकता परिषद के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के भी प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय आपदा निवारण प्राधिकरण के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये सब भूमिकाएं हैं। कुछ अन्य भूमिका हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री की पोस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है, सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है देश की। ठीक है, प्रधानमंत्री मतलब देश का राजा, समझ रहे आप, देश का सम्राट। फिर देखो, इस प्रकार प्रधानमंत्री देश में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण एवं प्रभावी भूमिका क्या होते हैं, निभाते हैं। समझ आप बात को। फिर हम देखते हैं कि नोट में क्या लिखा है। तो देखो, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है, प्रमुख होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्री अन्य कोई भी कार्य नहीं कर सकते।
अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपद से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है एवं एक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे बात समझ में। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। अतः जब वह क्या करते हैं? त्यागपद देते हैं अथवा उनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, तो मंत्री जो होते हैं वो अन्य कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ठीक है ना। अन्य शब्दों में यदि हम देखें तो प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपद से मंत्रिपरिषद क्या होती है? विघटित हो जाती है और एक शून्यता की स्थिति क्या होती है? उत्पन्न होती है। आगे बात है। फिर देखो आगे, अब आगे मैंने कुछ तथ्य लिखे हैं प्रधानमंत्रियों से संबंधित। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये खत्म नहीं हुआ, ये आज के लेक्चर में खत्म नहीं हुआ, इसके लिए एक और लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो अभी केवल मैंने एक नॉर्मल कुछ तथ्य लिख दिए। सारे प्रधानमंत्रियों से संबंधित मैं महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है ना। उनका एक चार्ट भी बना के आपको दे दूंगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में मैंने आपको चार्ट बना के नहीं दिया। चार्ट मतलब अभी तक जितने भी जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है ना। मैंने आपसे कह दिया था कि लूसेंट से पढ़ लेना। ठीक है, लूसेंट से पढ़ लो या जो भी बुक आपके पास में उसमें दिए होंगे। ठीक है ना। पॉलिटी की राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की क्या होगी, एक टेबल दी होगी, वो आप पढ़ लेना। प्रधानमंत्री की मैं आपको टेबल बनवाऊंगा। ठीक है ना। प्रधानमंत्री से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो सब हम पढ़ेंगे। उप प्रधानमंत्री भी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैंने क्या किया है, कुछ तथ्य लिख दिए जो कुछ प्रमुख प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना। इससे ज़्यादा और अधिक तथ्य भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कल के लेक्चर में। ठीक है, तो देखो उन तथ्यों को देखो जो मैंने अभी आज लिखे हैं। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू का रहा। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक पद पर रहे। ठीक है ना। सबसे अधिक कार्यकाल अभी भी किसका माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का भी नहीं माना जाता। प्रधानमंत्री मोदी के कितने होगा? 10 साल लगभग पूरे होने वाले, समझ रहे आप। तो प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का है। कितना है? 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन। ठीक है ना, ये लिखा। फिर देखो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है ना। वे पहली व्यक्ति रहीं जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहीं। ठीक है ना। तो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और वे पहली व्यक्ति रहीं जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहीं। मतलब एक बार जीत गई 1980 में, एक बार जीत गई 1987 में। समझ, इस प्रकार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2 अलग अलग अवधियाँ हो गई है। ठीक है। मनमोहन सिंह जो रहे वो लगातार प्रधानमंत्री रहे। मान लो मनमोहन सिंह 1980 में प्रधानमंत्री बने तो वो 1990 तक प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, 1985 में ही बन गए। लेकिन इंदिरा, ये जो फैक्ट लिखा ना, ये कि वे पहली व्यक्ति रहीं जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहीं। इसका मतलब है एक बार जीती 1980 में जीत गई, मान लो एक बार जीत गई 1990 में जीत गई। समझ रहे आप। तो इस प्रकार से लगातार नहीं रही वो। फिर देखो पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री और मंत्री बनने के लिए जो योग्यता है वो है केवल इतनी सी कि आपको लोकसभा या राज्यसभा का क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। आगे बात समझ में। फिर देखो चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए। समझ आप। तो चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए या लोकसभा का जिन्होंने सामना नहीं किया कभी। साथ ही साथ विश्वास मत, ठीक, मैंने आपको बताया था कि विश्वास प्रस्ताव जब पारित होता है किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ और वो पारित हो जाता है तो त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ठीक है। तो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं कल भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। फिर देखो एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बन चुके हैं एक बार। ठीक है। फिर देखो कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा जो लगभग 32 वर्ष तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। समझ रहे आप। तो बाबू जगजीवन राम एक महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है ना। ये सबसे अधिक समय तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं। ठीक है ना। और 32 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा। ठीक है ना। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? जगजीवन राम का रहा। ठीक है, इनका नाम याद आपको रखना है, जगजीवन राम का। और 32 वर्ष तक ये रहे केंद्रीय मंत्रिमंडल में। ठीक है। फिर देखो सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। ठीक है ना। सबसे लंबे समय तक मतलब एक ही विभाग में रही, मान लो 10 साल रही, तो वो कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर थी। आगे बात समय। तो आज के लेक्चर क्या करते हैं, यहीं पर अंत करते हैं। ठीक है ना। अब कल जो हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे उप प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है ना। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद समेत कई सारे और तथ्य पढ़ेंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री जो प्रमुख प्रमुख हुए उनकी क्या क्या खास बात रही वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, कुछ कथन हम पढ़ेंगे। ठीक है ना।
मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में भी मैं आपको कल अंतर बताऊंगा क्या होता क्या है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मैं आपको कल के लेक्चर में कराऊंगा। तो आज के लेक्चर में का यही अंत करते हैं, ठीक है ना। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।